हेलो फ्रेंड्स, मैं आजदिन खान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट RJ02। मैंने कल आपको नंबर्स के बारे में बताया था, उसी नंबर्स को हम आगे क्लास को आगे जारी रखते हैं। कल हमने कुछ नंबर्स के बारे में चर्चा की, जैसे कि पूर्ण, प्राकृत, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और पूर्णांक के बारे में। इसके आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे आगे अपने जो नंबर है वो है अपनी परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु एक कंडीशन है यहाँ पर। क्या है इसमें? हमें क्या है, p बटे q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और कंडीशन क्या है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो अंश q को अंश कहेंगे, p को अंश कहेंगे, q को हर कहेंगे, ठीक है। अंश बटे हर भी कह सकते हैं कि वे संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, पर हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। p बटे q में कैसे लिखते हैं? जैसे देखो संख्या 2 बटे 3, 8 बटे 9, ठीक है, 5 बटे 4, 100 बटे 73, कुछ भी ला सकते हैं, पर हर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है परिमेय संख्याओं में कि परिमेय संख्याओं का जो मान है, इनका जो मान है, क्या है, मान क्या है, ये होता है निश्चित। परिमेय संख्याओं का जो मान है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और परिमेय संख्याएं होती कौन सी है, ठीक है। तो दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। कौन सा पहला पॉइंट है कि दशमलव संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। अब आप ये सोचेंगे इसे दशमलव वाली संख्या परिमेय क्यों होती है, कि दशमलव जैसे 0.3 है तो ये परिमेय कैसे है, ठीक है। हार्ड में पूछा ही नहीं इसलिए, तो मैं बताऊँ, ठीक है। तो देखो पहले तो हम जिसको पॉइंट है इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाना सीखते हैं पहले। तो पॉइंट कैसे हटाते हैं, तो देखो पहले तो 3 का 3 ऊपर लिख दिया, देखिए पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट से पहले जितने अंक हैं, पॉइंट से पहले जितने अंक हैं उतनी हम हर में 0 लगाते हैं, ठीक है। कितने 0 लगाते हैं? जितने पॉइंट से पहले अंक है। तो देखो पॉइंट से पहले अंक कितने हैं, 1 है, तो 1 का 10 लगाएंगे। यदि 2 होते तो 2 का 100 लगाते हैं, 3 होते तो 3 का 1000 लगाते हैं, ठीक है। तो अपने पास कितना है, 1 है, तो 1 का क्या लगाएंगे, 10। अगला देखते हैं पॉइंट 754, तो इसको कैसे पॉइंट चेंज करेंगे? तो देखो पूरी संख्या को उतार ली, पॉइंट से पहले अंक देखते हैं कि अंक कितने हैं। पॉइंट से पहले अंक देखते हैं। पॉइंट हटाने से पहले कितने देखते हैं, अंक। तो पॉइंट से पहले अंक कितने हैं, 3। तो पहले 3 का मतलब कितना बताया ना, 1000। कितना लगाते हैं, 1000 बटे में 1000, ठीक है। अब आप पॉइंट हटाना सीख गए होंगे। कुछ भी संख्या है आपके पास, जैसे पॉइंट 74, पॉइंट 35, इसमें पॉइंट हटाना है करो, तो पॉइंट कैसे हटाएंगे? देखो पहले पूरी संख्या उतारो, पॉइंट 74 से 35 उतारने पूरी संख्या, और इसके बटे में कितने जीरो, बटे में क्या लगाए, कितने अंक आएंगे, कितनी जीरो आएंगी, क्या आएगा? तो देखो पॉइंट से पहले अंक कितने हैं, 2, 2 का मतलब 100, तो क्या आएगा नीचे, 100। समझ गए? अब आप ये क्या होंगे कि सर जी पॉइंट हटाना तो सीख गए हो, अब पॉइंट लगाएं कैसे, कि हम पॉइंट लगाएं कैसे? तो पॉइंट लगाने बता देता हूँ तुम्हें हाथ के हाथ। देखो अपने पास है 354 बटे 100 है। आप ऑपोजिट में पॉइंट कैसे लगाएंगे? तो अब करना क्या है, तुमको कुछ नहीं करना, वही आपको पूरी संख्या क्यों उतारनी है, ठीक है। और जितनी हर में 0 है, जितनी हर में 0 है उतने अंक छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो हर में 0 कितनी है, 2। हर में 0 कितनी है, 2। तो 2 अंक छोड़ो, 1 2, उसके बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। समझ गए? और देखो अब सर इसमें बताओ उसमें पॉइंट कहाँ लगेगा? तो देखो पहले क्या करना है, पूरी संख्या क्यों उतारनी है, 7 4 6 9 6। अब देखो हर में 0 कितनी है, हर में शून्य कितनी है? तो देखो 1 2 3 4, कितने से शून्य, 4। तो 4 को छोड़ो, 2 4, 4 में छोड़ दिए, उसके बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। और समझ एक चीज और सिखाता हूँ तुमको कि 75 बटे 4 जीरो है, 75 बटे कितना है, 10,000 है। कि अब सोचिए अब पॉइंट कहाँ लगेगा, कि ऊपर तो अंक 2 ही है और हमें 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो इसकी एक बहुत बढ़िया सिंपल तरीका है, देखो 75 लगा दिया, ठीक है, पॉइंट 4 छोड़ के लगाना है, पॉइंट 4 छोड़ के। एक बात बताओ मुझे
कि हम किसी संख्या के आगे जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है क्या? जैसे 5 के आगे जीरो लगाई, कोई फर्क पड़ा? हाँ, 5 के पीछे जीरो लगा दे तो फर्क पड़ता है। तो 5 कितना हो जाता है? 50। पर 5 से पहले लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का 5 माना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट कितने छोड़ के लगाने? 4, 2 तो अपने पास है तो 2 जीरो और घटा दो, तो 2 और 2 4 पॉइंट लगाओ। ठीक, तो पॉइंट डबल जीरो पीछे। एक बात तो बताऊं तुमको, पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है हमें उन्हें अलग अलग गिनते हैं, अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि 0.75 ऐसे नहीं बोलते, 0.75 ऐसे, 0.0075 ऐसे नहीं बोलते। ये वाले देखो 0.7 ऐसे नहीं बोलते। इसको कैसे बोलेंगे? 7.7.469 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हम इनको 2.5 सैकड़े हजार में नहीं बोल सकते पॉइंट वाली संख्याओं को। ठीक है, ये आप पॉइंट लगाना, पॉइंट हटाना सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम कि दशमलव संख्या परिमेय होती है। वो क्या? पहला पॉइंट होती है। नंबर दो कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। क्या? पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, वे कौन सी संख्या होती है? वे परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने पढ़ा। पहला क्या है कि परिमेय p बटे q क्रम में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा कि इनका परिमेय संख्या का मान कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। अगला पॉइंट पढ़ा था दशमलव संख्याएं हमेशा परिमेय होती है। ठीक है, तो परिमेय पॉइंट लगाना, पॉइंट हटाना सीख गए हम। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय होती है। पूर्ण वर्गमूल कैसे निकलता है? देखो, जैसे कि √16 है, सब जानते हैं √16 का 4 होता है, पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो मतलब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब तुम वर्गमूल लगाना, वो निकालना है इसको, तो देखो क्या करना है? 16 का गुणनफल करना है। 2 2 × 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो यदि इसमें 2 2 के पूर्ण जोड़े बनते हैं, 2 अंकों के पूर्ण जोड़े बनते हैं तो क्या है? परिमेय है। तो 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया मतलब है परिमेय। 2 का यहाँ से 2 है, 2 दूनी 4, तो 4 ही आ गया। आगे ना है क्या? निकल मेरे। अब अगली संख्या √36, 36 सबको पता है 6 होता है, तो मतलब 36 क्या है? परिमेय संख्या है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट जिन संख्याओं का पूर्ण घनमूल निकल जाता है, क्या होती है? परिमेय होती है। ठीक, क्या होती है? परिमेय होती है। समझ गए? जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है परिमेय होती है, जिन संख्याओं का पूर्ण घनमूल निकल जाता है वो भी होती है? परिमेय होती है। घनमूल कैसे निकलता है? कि √27 सबको पता है। घनमूल कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। अब कैसे निकला? देखो 27 का गुणनफल किया 3 9 3 3 3 1। घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है? 3 आ गया, तो 3 हल किया अपन। ठीक है, 64 सब होता है। 64 कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, अब 464 में 4 कैसे आया? घनमूल। देखो एक बात और सुन लो, घनमूल में हमेशा रूट के साथ 3 आता है। समझ गए? घनमूल में हमेशा रूट के साथ आता है 3, तब घनमूल माना जाता है। यदि केवल रूट है तो वो क्या होगा? वर्गमूल। क्या होगा? वैसे हालांकि वर्गमूल के साथ 2 का आता है यहाँ पर अधिकतर हम नहीं लगाते क्योंकि सिंपल सा जहाँ पर रूट है वहां पर वर्गमूल मान लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन घनमूल के लिए हमें 3 होना जरूरी है। समझ गए? ठीक है, सॉरी मार कर नीचे गिरने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हमको। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, 4 हो गए, 3 होगा तो घनमूल होगा। और एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम घनमूल और वर्गमूल को नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगले जब हम टॉपिक पढ़ेंगे घनमूल और वर्गमूल के बारे में तो आपको पूर्ण रूप से बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे निकलते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है, आगे 64 का 4 हो गया। कैसे निकला 64 का 4? एक बार ये चीज देख लेते हैं अपन कि 64 आपको पता है घनमूल में जोड़े कितने बनते हैं? 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखो 64 इकाई का 4, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा 3 2 32।
इकाई का अंक 2 है तो फिर 2 का जाएगा 16, फिर 2 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 8 है, 2 2 2 1। अब सुनो, अब तुम ये सोच रहे हो सर ये भावित गमा तुम दे रहे हो, ये कैसे दे रहे हो? ये भैया जी सब भाजकता के नियमों का खेल है। किसका है? भाजकता के नियमों का खेल, जो कि इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो कैसे होगा? भाजकता का। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप 2 का क्यों दिया, आगे हम 3 का इसमें क्यों दिया, इधर 2 का दिया भी, और आगे हम बताएंगे जब पढ़ेंगे भाजकता के नियम, उसके बाद हम गुणनखंड पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर रूप से पता चल जाएगा। आपको छोटी से लेकर बड़ी संख्या तक के गुणनखंड बताएंगे कि इसमें 2 का क्यों जा रहा है, 3 का क्यों जा रहा है, 5 का क्यों जा रहा है, 9 का, 11 का, 13 का, 27 17 का, 19 का, 23 का, 29 का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो आपको समझ गए होंगे। जोड़ा देखो 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 2 इसका लिया, 2 इसका लिया, 2 चौको 2 दूनी 4, तो 4 आया नहीं यहाँ पर, समझ गए? ठीक है, तो जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है परिमेय होती है, जिन संख्या का पूर्ण घनमूल निकल जाता है परिमेय होती है। एक बात और ये हो गया, निश्चित होता है दशमलव संख्या परिमेय होती है, जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है परिमेय होती है। एक मेन पॉइंट रह गया अपना कि पूर्ण और प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है। कौन कौन संख्याएं हमने पढ़ी थी ना कल की क्लास में? पूर्ण और प्राकृत संख्याएं। एक बार पुनः आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, और प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। प्राकृत संख्या गिनती को कहते हैं, और पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दे, प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अब कोई सी संख्या ले लो, गिनती में आती है, 0 ले लो, 1 आ गया, 5 ले लो, 3 ले लो बटे 1, 7 ले लो बटे 1, किसी संख्या में 1 का भाग देने में कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे 500 में 1 का भाग देंगे तो 500 ही आएंगे, 3 में 3 1 का भाग देंगे 3 ही आएगा। ठीक है, तो होती क्या है? परिमेय संख्याएं होती है, समझ गए? पूर्ण और प्राकृत संख्याएं परिमेय होती है। आप इनको एक बार देख लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए होता। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय अपनी हुई गई होगी, शायद ज्यादा सबके समझ में आ गई होगी। नहीं आई, यदि आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर है वो है अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब आपको पता है कि कल ए का मतलब क्या माना था हमने? पता है कुछ आपको? नहीं पता? मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि हमने परिभाषा को समझने के लिए, परिभाषा को की डेफिनेशन बनाने के लिए, ठीक है, हमने माना है, ठीक है, ए का मतलब नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। और आपको पता है परिमेय का मतलब भी पढ़ा था हमने। ठीक है, p बटे q, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। किंतु अपनी परिभाषा है परिमेय की, तो देखो ए का मतलब नहीं और p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाए। देखो डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, नहीं लिखना क्या है समझ लो। वे संख्याएं जिनका p बटे q अथवा अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं का मान अनिश्चित होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का मान, ठीक है, मान अनिश्चित होता है, और जो परिमेय पढ़ी थी उसका मान कैसा था? निश्चित था, अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट पढ़े हम इसमें कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? कि वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, रूट 18, ठीक है, 18 को निकलता है, एक बार चेक कर लेते हैं। 18 गुणनखंड कर लेते हैं, 2 नाम 18, 2 का जाएगा 3 का जाएगा, 3 3 9 3 1 3, जोड़ा बन रहा है। हाँ 3 का तो बन गया पर 2 का नहीं बना, इसमें क्या होगा? 3 रूट 2 तो है क्या? परिमेय है? वो अपरिमेय है क्या? नहीं। वो परिमेय है क्या? परिमेय नहीं है। वो तो कौन सी है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल रहा। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता वो होती है अपरिमेय। अगला पॉइंट है जिनका पूर्ण घनमूल नहीं निकलता, वो कौन सी होती है? अपरिमेय होती है। जैसे कि हम देखेंगे, अभी देखेंगे
25 मिले, ठीक, 25 घनमूल है, ठीक है, 25 में 5 5 5, ठीक है। यहाँ तो घनमूल वर्गमूल बोल रहा है, घनमूल थोड़ी बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और देख लो 30 देख लो, 30 देख लो, 30 को हम निकालो, देख लो 2 15 3 5 5 1, इसका बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि इनके जोड़े नहीं बन रहे, जोड़े बन जाते तो परिमेय हो जाती, परंतु ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या होती कौन सी है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्याओं का मान जो अनिश्चित होता है, ठीक है, कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जिन संख्याओं को पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय होती है। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय होती है। जिन संख्याओं का पूर्ण घनमूल नहीं निकलता अपरिमेय होती है। और जिन संख्याओं के हर में 0 हो तो वो संख्याएं भी अपरिमेय होती है। कौन सी होती है, ठीक है, क्या होती है, अपरिमेय होती। 4/0 50 90/0 100/0 कुछ भी लगा लो, ठीक है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक मेन पॉइंट आपको बता देता हूं मैं कि जो हमारा पाई होता है, क्या होता है, पाई आपने पढ़ा हुआ, ये ऐसे बनाते इसको, ठीक है, ऐसे नहीं बनाते तो ऐसे बनाते होंगे, क्या है, पाई। मैथ में पढ़ते हैं इसको, ठीक है, अधिकतर पढ़ते हैं, 8वीं क्लास के बाद भी पढ़ते हैं। पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी है, अपरिमेय संख्या। पर हमने इसका बात बताऊंगा, जिनका मान होता है, इसका जो माना गया है, अभी इसका मान जो निश्चित नहीं आया है, फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, पर इनका मान है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चनों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसमें हमको ज्ञात होना जरूरी है पाई का मान, इसलिए हमने मान रखा है। जो गणितज्ञ थे पहले के, ठीक है, उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया, अभी निश्चित मान आया नहीं है, फिक्स कर रखा है कि 22/7 या 22/7 3.14 दो मान बताए गए। p बटे q के रूप में आ गया, परिमेय है, दशमलव के रूप में आ गया, परिमेय है, ठीक है। और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में, अब आपको परिमेय आ गई होगी, अपरिमेय संख्या समझ में आ गई, दोबारा आपको बता देता हूँ एक बार में। वे संख्या जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता अपरिमेय होती है। जिन अपरिमेय संख्याओं का मान अनिश्चित होता है। जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता अपरिमेय होती है। जिन संख्याओं का पूर्ण घनमूल नहीं निकलता अपरिमेय होती है। जिन संख्याओं के हर में 0 होता है अपरिमेय होती है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो लो देखो, आप समझ गए होंगे, देख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है सह अभाज्य, जो अगला नंबर है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हम आपको बता दें कि वे संख्याएं जिनका में से एक होता है, क्या होता है, में से एक होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख देता हूं, जिनका में से बराबर 1 होना चाहिए। संख्याओं का में से 1 हो तो वह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। में से की फुल वीडियो आपको जो अगले पार्ट में मिलने वाली है वहाँ आपको पूर्ण रूप से में से के बारे में समझाएंगे, ठीक है। अभी तक तो आपको डेफिनेशन के तौर पर याद कर लीजिए कि वे संख्याएं जिनका में से 1 होता है सह अभाज्य संख्या होती है। तो उदाहरण देखो, 3 4 का में से 1 होता है, ठीक है। 7 10 का में से 1 होता है, ठीक है। 9 8 का में से 1 होता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, टेक्स्ट जो नंबर है नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अगला जो नंबर है हमारा वो है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। कौन सा है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या होती कौन सी है, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, इसको दिखाऊं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हमने जितनी भी अब तक परिभाषाएं पढ़ी, जितनी भी अपने नंबर पढ़े, वो सब वास्तविक संख्या होती है। हमने सम पढ़ी, विषम पढ़ी, पूर्ण, प्राकृत, ठीक है, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक, जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी वो सब इसमें आती है। सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। पूर्ण, प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य,
ये सारी संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में आती है, वास्तविक संख्याएं में आती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, जो नेक्स्ट नंबर है वो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या बोली क्या है, काल्पनिक संख्या का डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता दूं। तो रूट में कितने वर्गमूल में यदि आपको माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो संख्या काल्पनिक होती है। जैसे कि रूट में -5, -4, -100, ठीक है, ये माइनस में आ जाए तो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। और आपको क्या होता है, अब आगे चीज हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हम पढ़ेंगे आगे एक चीज और, बताओ आपको, वो आयोटा नहीं है अपना। इसमें क्या है, जिस संख्या को वर्गमूल निकल जाता है, जिस संख्या को वर्गमूल निकल जाता है उसको तो बाहर निकाल लेते हैं। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो उसको 2 को तो बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर माइनस रह गया। अब रूट के अंदर -1 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वो है भैया आयोटा से, ठीक है। ये इसको होते हैं आई, जो से बनता है आयोटा, ठीक है, समझ गए होंगे। और एक और बताता हूँ, 36 रूट के अंदर -36, ठीक है। तो 36 का आपको पता है वर्गमूल कितना होता है, 6, ठीक, कितना होता है 6, और माइनस के अंदर रूट माइनस क्या करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1 को हम करते हैं, इसे आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा लिखते हैं ऐसे, आयोटा आई जैसा होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारी हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास आएगी उसमें हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, ठीक है। और हमको जो यहाँ पर कोई गलती हो गई हो उसे हम कमेंट में बताएं, ताकि हम उसको सुधार कर पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।